वीकेंड का मतलब होता है घर। लेकिन इसकी डेफिनेशन हमेशा के लिए दिल में बसाने से पहले मैं दुनिया के एक खास तरह के हैबिटेट में आपको ले चलता हूँ। कोस्टा रिका। वहां पर एक जगह है मॉन्टेवर्डे। मॉन्टेवर्डे कोस्टारिका। अगर आप इस वर्ड को पकड़े मॉन्टे वर्डे तो इसका मतलब होता है कोस्टारिकन लैंग्वेज में क्लाउड फॉरेस्ट। जो लोग ज्योग्राफी पे असर रखते हैं वो जानते हैं गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट लगता है -10.5 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी किलोमीटर, या -10 डिग्री जैसे कई किताबें राउंड फिगर में कहती है। तो -10 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी किलोमीटर उठ रही हवा ठंडी होती है। जब उठ रही हवा ठंडी होती है तो वो बादल बनाती है। मॉन्टे वर्डे कोस्टारिका में माउंटेन्स की एक हाइट पर हमेशा बादल धुंध की शक्ल में होते हैं, और ये बादल हमेशा माउंटेन के इस हाइटेड पार्ट को, इस एलिवेशन को, इस एल्टीट्यूड को हमेशा कवर करके रहते हैं। तो यहां होने वाले कुछ प्लांट्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। वो रूट्स से पानी नहीं खींचते, बल्कि ब्रोमिलियाड्स और ऑर्चिड्स नाम के ये पेड़ सीधा धुंध से अपनी पत्तियों में पानी खींचते हैं। सीधा धुंध से। कैन यू इमेजिन? मतलब बादलों से ये पानी पत्तियां सीधा खींच लेती है। और ये एंडेमिक स्पीसीज होती हैं, अगर बादल से हटाकर कहीं और ले जाओगे तो ये मर जाए। अब एक बात है जो आपके दिल को दहला देगी। ऑर्चिड्स और ब्रोमिलियाड्स का ये हैबिटेट है। उस हैबिटेट के लिए एक डेफिनेट हाइट पर बादल का बनना जरूरी है। मतलब अगर जमीन पर 30 डिग्री सेल्सियस हवा का टेम्परेचर है तो 10 -10 करके 3 किलोमीटर के बाद वो जीरो के आसपास पहुंचेगी तो बादल बनाएगी। बादल बनता कैसे? जब उठ रही हवा -10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर से ठंडी होती है और जीरो के करीब आती है तो वो अपने अंदर का वाटर वेपर रिलीज कर देती है। हम उसे बादल कहते हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से क्या आप सोच सकते हैं कि जमीन पर ही 40 से 45 और गौतम बुद्ध नगर न्यू दिल्ली में इस साल करंट अफेयर्स का एक टेम्परेचर लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 52 डिग्री सेल्सियस था। तो ये बादल अगर कोस्टारिका में होते 52 डिग्री तो 3 किलोमीटर के बाद नहीं बनते, 5 किलोमीटर के बाद बनते। हर किलोमीटर के लिए -10 -10 -10, 5 किलोमीटर के बाद बनते। और वो धुंध, वो बादल और वो पत्तियों के बीच में 2 किलोमीटर का गैप होता। ब्रोमिलियाड्स और ऑर्चिड्स जो अपनी पत्तियों से धुंध से सीधा पानी खींचते हैं, मिस्ट से सीधा पानी खींचते हैं, वहां धुंध ही नहीं होती। धुंध तो उसके ऊपर गई, बादल तो उससे 2 किलोमीटर ऊपर बने, और इस वजह से वो मर जाते। यह है कुदरत का डेलिकेट बैलेंस। जब आप पूरी तरह अपनी सराउंडिंग पे निर्भर करते हैं और उसे अपना घर बनाते हैं, हम उसे हैबिटेट कहते हैं। हम उसे हैबिटेट कहते हैं। एक हैबिटेट मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, ऐसा ही अनोखा, उसके बाद डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो इमेजिन करिए कि मिड अटलांटिक रिज है जिसके नीचे से लावा निकल रहा है। आपने ज्योग्राफी की ओशनोग्राफी में खूब पढ़ा है। मैंने आपसे वादा किया है कि एनवायरनमेंट की क्लासेस में, पूरी ज्योग्राफी की क्लासेस में आपको रिवाइज करवाऊं। तो मिड अटलांटिक रिज से निकल रही बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस जो लावा के साथ आती है, लगातार निकल रहा है ये हाइड्रोजन सल्फाइड, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। क्यों? यहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। ये समुद्र का सबसे गहरा और अंधियारा भरा इलाका, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होती, यहाँ केमोसिंथेसिस होती है। यहाँ के प्लांट्स केमिकल का सिंथेसिस करके अपने लिए खाना बना। इस केमोसिंथेसिस के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड की बहुत जरूरत होती है, जो वोल्केनो की दरार में से, मिड अटलांटिक रिज में से ऊपर आ रहे लावा के साथ आती है। और यहाँ ट्यूब वर्म्स इस केमोसिंथेसिस के बदले पैदा होते हैं, जायंट क्लैम्स पैदा होते हैं, और बहुत सारे और भी क्रिएचर्स होते हैं।
अगर आप इस हाइड्रोजन सल्फाइड को बंद कर देंगे तो केमोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। तो इतनी सारी जो ये चीजें हैं वो सब मर जाएंगी। इंसान यहां पर भी डीप सी माइनिंग करके बहुत सारी चीजों को निकालना चाहता है। इसे हम हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट एनवायरनमेंट का वो हिस्सा होता है जहां का स्पीसीज पूरी तरह उस पर निर्भर हो। एक और बहुत अच्छी मिसाल मैं देना चाहता हूं, ऑलिव रिडली टर्टल्स। ये अंडे देने के लिए ऋषि कुलिया नाम की एक जगह है उड़ीसा के बीच पर, वहां आते हैं। तो जब ये ऋषि कुलिया वाले बीच के पास आते हैं तो क्या ही अल्लाह ने इन्हें अकल दी, आप सोचिए। जो मादा ऑलिव रिडली होती है वो अपने बड़े बड़े हाथों को, जिन्हें हम फ्लैप्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके रेत को हटाती है और सूरज की रोशनी के नीचे रेत में गड्ढा बनाती है, उसके अंदर अपने अंडे देती है, फिर अपने फ्लैप्स का इस्तेमाल करके उस गड्ढे को बंद कर देती है, फिर उसके टेम्परेचर को चेक करती है। टेम्परेचर इतना ही होना चाहिए कि अंडे ओवन की तरह इस गर्म रेत में सिक जाएं, और जब वो सीख लिए जाते हैं तो हजारों हजार की तादाद में, आप इस सीन का आनंद लीजिए, हजारों हजार की तादाद में ये ऑलिव रिडली के बच्चे निकलकर पहली बार आप जाएंगे और यह मैंग्रोव के झाड़ लगा देंगे तो ये झाड़ एक साया पैदा करते हैं। इस साए में रेत गर्म नहीं होती। जब रेत गर्म नहीं होती इस साए में तो अंडे हैच नहीं होते। किसी के हैबिटेट के साथ थोड़ी सी की गई जो छेड़छाड़ है वो सब कुछ खत्म कर देती। तो आपको लगता है कि ये डिस्कनेक्टेड वर्ल्ड है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज हर एक पर असर डाल रही। हमारी इमेजिनेशन जहां तक नहीं जाती वहां तक ये एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रही है। तो आइए इस लेक्चर को खत्म करें। हैबिटेट और एनवायरनमेंट में क्या फर्क होता है? बहुत इजी है। एनवायरनमेंट एक ब्रॉड सेटिंग है। एनवायरनमेंट एक एनकम्पासिंग चीज है जो अपने दायरे में हर चीज को समेट लेती है। हैबिटेट एनवायरनमेंट का एक छोटा सा टुकड़ा है जहां एक स्पीसीज एनवायरनमेंट के इस हिस्से पे पूरी तरह डिपेंड करता है। अगर इस स्पीसीज को यहां से निकाल कर कहीं ले गए, जैसे ब्रोमीलैड्स है, जैसे ऑर्चिड्स हैं, जैसे वो जायंट क्लैम्स हैं, इन्हें इनकी जगह से उखाड़ोगे तो ये मर जाएंगे। तो जो अपनी जगह पर जीने के लिए पूरी तरह निर्भर करते हैं हम उसे एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एनवायरनमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है जिस पर वो पूरी तरह निर्भर है। एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ी चीज हो। एनवायरनमेंट लार्ज भी हो सकते हैं, कुछ स्मॉल भी होते हैं, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक हिस्सा हम उसे हैबिटेट कहते हैं। जनरली हैबिटेट एनवायरनमेंट के उस हिस्से को कहते हैं जहां जीवन यापन होता है और द एरिया विच नेसेसरी सपोर्ट्स लाइफ है। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि हैबिटेट नैरोली डिफाइंड है, एनवायरनमेंट ब्रॉडली डिफाइंड, ऑल एनकम्पासिंग है। ओशियन समुंदर, एनवायरनमेंट, समुंदर का किनारा जो है वो हैबिटेट। समुंदर के अंदर कोरल रीफ जो है वो हैबिटेट है। समुंदर के अंदर गहरा समुंदर जहां मिड अटलांटिक रिज से लगातार सल्फ्यूरिक एसिड निकल रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकल रहा है, वो हैबिटेट है। वो हैबिटेट है। तो हैबिटेट और एनवायरनमेंट, कोरल रीफ और समुंदर, समुंदर का एक हिस्सा कोरल रीफ, आप उसकी तरह से समझ सकते हैं। चलिए अगले लेक्चर में मैं आपको ऐसी ऐसी और चीजें बताऊं जो आपका ज्योग्राफी भी रिवाइज करवा दे और एनवायरनमेंट भी हमेशा के लिए क्लियर कर दे।